हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड चैप्टर को लेकर करेंगे। अगर हम देखो यहाँ पे देखें तो सेकंड चैप्टर जो है इसका टाइटल क्या है? नए राज्य, नए राजा और उनके राज्य। यानी कि जैसे जैसे टाइम टू टाइम चेंज हुए तो उन चेंज के अंदर क्या हुआ, नए नए राजा जो थे वो उभरना शुरू हो गए थे। अब राजा है वो किसका राजा है? वो कोई राज्य का ही राजा है ना। तो उन राजाओं ने, नए नए राजाओं ने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग नए नए राज्य बनाना शुरू कर दिए थे। तो यही इस टॉपिक का टाइटल है। इसी के अंदर हमें क्या पता चलेगा, नए नए राजा कौन थे, उन राजा का शासन क्या था, या कौन से राज्यों के अंदर उन राजाओं ने शासन किया, ये बात इस चैप्टर में बताई है। जैसे इसके अंदर बता रखा है, देखो इस मैप के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है बीच का, ये गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन किया है। यहाँ पर पाल वंश ने शासन किया, ये चालुक्य ने शासन किया, ये राष्ट्रकूट ने, ये चोल का शासन है। इस प्रकार से अलग अलग जैसे इसके अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से शासन थे? गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, चोल वंश, चौहान वंश। ये अलग अलग जो स्थान है उन्हीं को इसके अंदर क्या कर रखा है, अलग अलग जो क्या है स्थान है, उन अलग अलग स्थानों को ही इसमें क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अलग अलग स्थानों के बारे में यहाँ पर हमें बताया हुआ है। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो नए राजवंशों का उदय, यानी कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, जो नए राजवंश थे उनका उदय देखने को मिला। यानी कि नए नए राजवंश उभर कर आते हैं हमारे सामने। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने महात्म या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत एक ऐसा था व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति, एक एरिया है, पूरे एरिया को छोटे छोटे एरिया के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था। उनके ऊपर उनके अलग अलग सामंत नियुक्त कर दिए जाते थे। जो सामंत के अंडर एरिया आता था उस एरिया के सारे अधिकार वो सामंत ही लेता था। वो सारी व्यवस्था को फिर राजा को सौंप देता था। इस प्रकार से ये सामंत व्यवस्था थी। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासावंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का स्वामी, जो सामंत कुछ शक्तिशाली हो जाते थे दूसरे सामंत से, घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूट का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ का मतलब क्या होता है? सोने का गर्भ। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कई बार सीटेट में ऐसी जो वर्डिंग आ जाती है, हिरण्य गर्भ क्या होता है? सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षेत्रीय न होते हुए भी क्षेत्रीय के रूप में दोबारा क्षेत्रीयत्व प्राप्त कर लेते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम म्यूर शर्मन और गुजर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमश कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक घोषित कर दिए थे। यानी कि इनके शासन के बारे में बता रखा है ये। अब इसके अंदर जो बता रखा है ये कहता है, जो ये ध्यान में रखना कि एलोरा की गुफा नंबर 15 है जिसमें भित्री चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के अवतार के अंदर दिखाया गया है। अब ये कहते हैं राज्यों का प्रशासन, यानी कि राज्य तो थे अलग अलग, यहाँ पर प्रशासन कैसा काम करता था, कैसे लोक व्यवस्था कैसी थी यहाँ की। इन नए राजाओं
में से कईयों ने महाधिराजा, महाधिराजा क्या होता है, ये वर्डिंग जो है ये सीटेट एग्जाम में जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा ये वर्डिंग पूछी जाती है। तो आंख बंद करके भी आप इन वर्डिंग को तो टिप टॉप करके जाओगे, हमेशा पूछे जाते हैं। महाधिराज क्या होता है, जिसे राजाओं का राजा कहा जाता है। त्रिभुवन क्या होता है, जो 3 दिशाओं का स्वामी होता है, ये इनकी उपाधियां होती थी। इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसानों और व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ में अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अगर मैं आपको बताऊं, जो वर्ड या जो लाइन, जो पैराग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको पहले साथ के साथ ही अंडरलाइन करवा देती हूँ कि आपको ये जो पॉइंट है इसको ज्यादा ध्यान में रखना है, मैं साथ ही अंडरलाइन करवा देती हूँ। और बाकी जो चीज जो सिर्फ रीडिंग की है तो वो रीडिंग से ही हो जाएगी, जो समझाने वाली चीज है वो मैं आपको 2-2 बार भी समझा रही हूँ, और जो सिर्फ पढ़ने वाली चीज है उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो हमारा टाइम वेस्ट है। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। इन जो पॉइंट मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ उन पॉइंट को आप, अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स बना ले, ठीक है, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर फिर भी आपके पास में टाइम कम है तो आप सिर्फ जो अंडरलाइन किए हुए पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखें, वो भी आपको लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। लेकिन वो सारे पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन करवाई है ये नहीं आप हाफ पॉइंट ही उनको कवर करें, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए जो पॉइंट अंडरलाइन करवा रही है क्लास के अंदर। आगे देखो क्या है, इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसानों, पशुपालकों और कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या फिर बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता है। राजस्व व्यापारियों से ही लिया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर बता रखा है 400 कर, यानी कि ये 400 कर क्या है तमिलनाडु में। हाँ, इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में भिन्न भिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उत्खलित कर उल्लेखित कर है वेटी। वेटी क्या होता है, वेटी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में जो वसूल किए जाने वाला जो कर होता था ना उसको वेटी बोलते हैं, यानी कि जबरन श्रम, या फिर क्या है कदमाई। यानी कि कदमाई क्या होता था, कदमाई होता था जो भू राजस्व के लिए इकट्ठा किया जाता था। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या फिर ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल के लिए लगने वाला कर, व्यापारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर। यानी कि ये कर थे, कुल मिलाकर कितने कर थे, 400 प्रकार के अलग अलग कर हमें देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखना, वेटी क्या होता था, जो नगद के रूप में नहीं बल्कि जबरन दूसरे से उस, जैसे आपको 100 रुपए का टैक्स देना है तो उनको कहा जाता था कि आप 100 रुपए में जितना काम करते हो उतना काम करो। वो कहता था नहीं मैं इसके लिए 100 रुपए दे देता हूँ, नहीं नहीं आपको काम ही करना है, जबरन श्रम करवाया जाता था। और एक होता है कदमाई, कदमाई भू राजस्व को कहा जाता था, ये ध्यान में रखना। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिसमें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं मिलती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था कि कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। यानी कि क्या होता है इसके अंदर, पता है क्या होता है, तो इसके अंदर होता ये था कि जो पद ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे या जो ज्यादा पद प्रसिद्ध थे उनके ऊपर राजा या फिर राजा के ही जो सगे संबंधी जो लोग होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था बड़े बड़े ऊंचे पदों के ऊपर। ठीक है, अब ये होता है परशक्तियां और भूमि अनुदान। परशक्तियां क्या होती है, ये परशक्तियां क्या है, किसी व्यक्ति की प्रशंसा के अंदर लिखी जाती थी कि जैसे कोई राजा है उस राजा की प्रशंसा करना है तो उस राजा की प्रशंसा के अंदर ही ये क्या है, कोई राजा होता था तो उस राजा की प्रशंसा के अंदर इन प्रशक्तियों को, कोई राजा होता था उन राजा की क्या है प्रशंसा के अंदर कोई राजा था और उन राजा की प्रशंसा के अंदर ही इन प्रशक्तियों को लिखा जाता था उनकी प्रशंसा करने के लिए। और जब ये प्रशक्तियां राजा को अच्छी लगती थी ना किसी राजा को तो उसके लिए इनाम भी दिया जाता था। भूमि अनुदान क्या होता है, भूमि का दान देना।
किसी व्यक्ति को। परशक्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट के अंदर पूछा गया है। परशक्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दांश सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये परशक्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्यमान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। यानी कि परशक्तियां क्या होती थी, जो प्रशंसा के उद्देश्य से ही लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखो क्या बताया है कि राजा लोग क्या है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होती थी, जैसे ये दिखा रखा है, ये ताम्र पत्र है, तांबे की एक प्लेट के ऊपर लिखा जाता था, जो भूमि पाने वाले का नाम दिया गया। यहाँ पर एक नाग जो भट्ट है, उसकी उपलब्धि बताइए कि वो क्या काम करता था। कई शासकों ने परशक्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया। आपने पिछले कुछ साल में गुप्त शासक समुद्रगुप्त की परशक्ति के बारे में पढ़ा होगा। संस्कृत में लिखी ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक परशक्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है। जैसे ये आंध्र, सैंधव, सिंध प्रदेश, विंदर्भ, हाँ ये देख लेना ये क्षेत्र कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये विंदर्भ क्षेत्र है ना, ये सीटेट में एक बार पूछा गया है, कलिंग को भी पूछा गया है। विंदर्भ क्या होता है, महाराष्ट्र का हिस्सा है। कलिंग उड़ीसा का हिस्सा है। के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी कि गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्काश तुर्क का हिस्सा, वत्स और मत्स्यन दोनों उत्तर भारत के राज्य है। इन राजाओं को उसने पराजित कर दिया था। जैसे ये अभिलेख ताम्र अभिलेख, ये कैसे अभिलेख हैं, तो ये अभिलेख हमें क्या है, ताम्र अभिलेख देखने को मिलते हैं। कैसे अभिलेख देखने को मिलते हैं, तो ये हमें क्या है, ताम्र अभिलेख देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखो, नेक्स्ट क्या बताया इसके अंदर कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई थी, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसमें कलहण नाम के एक रचनाकार के द्वारा रचा गया है। कलहण ने अपनी यात्रा वृतांत के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शिता के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। परशक्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह साधारण ग्रंथ है। कलहण के द्वारा कश्मीर के इतिहास को लेकर किसकी रचना की गई थी, राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी नाम का एक ग्रंथ है। इस राजतरंगिणी की रचना जो है कलहण ने की है। सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। भूमि के साथ साथ में क्या क्या दिया जाता था, इसके अंदर देखो क्या बताया है। ये हमारा पूरा हो गया है ये वाला, तो आगे इसमें देखो क्या है। वह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का अंश है। इसमें हमने मिट्टी की मड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को निश्चित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें हैं, फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोदान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बॉबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इसे कर वसूल सकता है। वह न्यायाधीशों के द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाले कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाले कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला वसूल किया जाने वाला कर। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी मालों पर बड़े कमरे बनवा सकते थे, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते थे, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकते थे, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते थे। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, तटबंधों का निर्माण हो। यानी ये भूमि के साथ में अगर किसी को उपजाऊ भूमि मिलती थी ना, उसके ऊपर कैसे वो टैक्स वसूलते थे, ये सिस्टम इसमें बता रखा है। कैसा टैक्स किस भूमि के लिए होता था, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या था। क्योंकि इस प्रकार की जो लाइनिंग होती है ना, इसमें समझाने वाला नहीं होता, पढ़ने वाली चीजें होती हैं। जैसे दी होती वैसे ही हमें देखनी पड़ती है कि क्या पॉइंट है इसके अंदर। बाकी हम जो ये धन के लिए युद्ध, यानी कि धन पैसा करने के लिए कौन कौन से राजाओं ने युद्ध लड़े थे,
ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए। यहाँ से टॉपिक हम कल की क्लास में शुरू करेंगे, आज की क्लास हम इतनी करेंगे क्योंकि अगर ये पूरा चैप्टर करेंगे तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जो आपको देखने में उसको मतलब सही ढंग से समझने में दिक्कत होगी। इसलिए ये धन के लिए जो युद्ध लड़े गए थे, ये टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे। और अगर आपको हमारी जो क्लासेस है वो अच्छी लगती हैं, अच्छे ढंग से समझ में आती है, तो आपका भी एक फ़ेवर करना चाहिए कि आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन नया आता है वो सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर।